बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट से रेलेवेंट कुछ मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। अब इसमें से ना सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। फिर क्वेश्चन को ना आप लोगों ने रीड करना है अच्छे तरीके से कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और अब हम लोग देखेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोगों ने डिटरमिन किस तरह से जाके करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर क्या होता है? ऐसा साल जिसमें फैब 29 का आ जाए। नॉर्मली फैब 28 का है। मतलब अगर हम लोग नॉर्मल ईयर की बात करें ना तो उसमें एक साल में 365 डेज होते हैं एक साल के अंदर। लेकिन जब आते हैं ना लीप ईयर, तो लीप ईयर के अंदर उस साल में 366 डेज होते हैं। एक फैब का डे एक्स्ट्रा होने की वजह से 366 टोटल डेज आ जाते हैं। अब हमसे कहा, और ये कौन सा साल होता है लीप ईयर? हर 4th ईयर लीप ईयर होता है। लेकिन कौन सा? विच इज डिविजिबल बाय 4? ऐसा साल जो डिविजिबल बाय 4 है वो हमारे पास लीप ईयर है। मतलब 2024 लीप ईयर आने वाला है, 29 फैब होगा। जबकि इससे प्रीवियस ईयर 2020 वो लीप ईयर था। 21, 22, 23 ये नॉर्मल ईयर्स हैं हमारे पास। ऑलराइट, फिर हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता रहेगा। 28, 32, 36, 40 ये लीप ईयर बनते जाएंगे हमारे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अभी बात करते हैं नॉर्मल ईयर की। नॉर्मल ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं हमारे पास? 365 डेज। अच्छा, इससे क्या मुराद है? अगर मैं इनको वीक्स में कन्वर्ट करूं तो इसमें कितने वीक्स बनते हैं? तो हमारे पास अगर देखें तो एक वीक में कितने डेज आते हैं? 7 डेज। तो आप अगर इस 365 को डिवाइडेड बाय 7 कर दो तो ये हमें बताता है 52 पॉइंट समथिंग, मतलब एग्जैक्ट 52 नहीं। आप लोग जब कहते हैं ना कि 52 वीक्स, तो बेटा ये 365 डेज आपके पूरे नहीं हुए। अगर आप यहाँ पे देखें 52 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये तो 364 डेज हुए हैं। अभी भी आपका एक दिन बाकी है। तो हम बेसिकली होता है 52 वीक्स प्लस 1 डे इज इक्वल टू 365 इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, अब बेटा ये बात तो कंफर्म हो गई कि जो भी दिन होगा 52 टाइम्स रिपीट हो चुके हैं। हफ्ते के 7 दिन 52 टाइम्स रिपीट हो चुके हैं। कोई एक दिन ऐसा है जो 53 टाइम्स रिपीट होने वाला है। एक दिन एक्स्ट्रा है ना, तो वो एक दिन कौन सा है? तो कोई एक ऐसा दिन है जो 53 टाइम्स रिपीट होगा और बाकी 6 डेज 52 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। हमने बेटा उस एक दिन की प्रोबेबिलिटी देखनी है, क्योंकि 52 ये तो कंफर्म है, ये तो श्योर इवेंट है, 52 टाइम्स आएगा। तो आपने इसको साइड पे कर देना है। अब क्या ये जरूरी है कि 1 जनवरी को जुम्मतुल मुबारक ही हो? अच्छा, 1 जनवरी को मंडे ही हो? भाई साल का स्टार्ट किसी भी दिन पर हो सकता है और साल का एंड क्या जरूरी है कि संडे हो, वीकेंड होना चाहिए? कुछ भी दिन हो सकता है, इसका हम पे कोई इख्तियार नहीं है। हाँ ये है कि बेटा संडे के बाद फ्राइडे नहीं आ सकता, संडे के बाद मंडे ही आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा। सीक्वेंस जरूर है। अब देखें, हमने देखा कि वो एक दिन कौन सा हो सकता है। तो भाई वो एक दिन हमारे पास संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इनमें से कोई एक दिन हो सकता है। ये है टोटल आउटकम्स, ये है सैंपल स्पेस।
तो टोटल मेरे पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 7 कर दूंगा, राइट। अब मुझे 53 वीक्स में क्या चीज चाहिए, तो देखिए मेरी इन आउटकम्स में संडे कितनी मर्तबा है, सिर्फ ये वाला, ये संडे वन टाइम, तो फेवरेबल में तो सिर्फ एक ही आउटकम है, तो 53 टाइम्स संडे के आने के क्या चांसेस हैं, 1/7। लेकिन ये नॉर्मल ईयर्स की मैंने बात की है, मैंने लीप ईयर की बात नहीं की, मतलब मैंने अभी तक ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, अभी तो मैंने नॉर्मल ईयर की बात की है। ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलते हैं तो भाई अगर लीप ईयर है तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 366। तो यहां पर 52 वीक्स एंड 2 डे, अब 2 दिन, कोई से 2 दिन, लेकिन बेटा 2 दिन चलेंगे अपने सीक्वेंस। अब एक मेरे पास होगा 365th डे, क्योंकि 364 तक तो 52 वीक्स हो चुके हैं, एक होगा 365th डे, दूसरा होगा 366th डे। ऑलराइट, अच्छा अब बेटा आपने ऐसे कि अगर 365th डे संडे है तो ये कंफर्म है कि नेक्स्ट डे मंडे होगा। अगर ये मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 2 दिन इन कॉम्बिनेशंस के साथ होंगे, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन मौजूद हैं, 7 ही आउटकम्स हैं। लेकिन अब इनमें देखें भाई, मेरे पास संडे आ जाए 365th डे पर, या संडे आ जाए 366th डे पर, क्या 53 टाइम्स रिपीट हो नहीं जाएगा? क्योंकि 52 टाइम तो पहले से रिपीट हो चुका है। अब चाहे आ जाए इस कॉम्बिनेशन के साथ, चाहे आ जाए इस कॉम्बिनेशन के साथ, क्या संडे एक मरतबा एक्स्ट्रा आ नहीं गया? तो फिर यहां पर क्या आंसर आ जाएगा? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप सब बच्चों को क्लियर है। ऑलराइट, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शाबाश, अब इस क्वेश्चन को जरा एक मरतबा रीड करें। क्वेश्चन नंबर 5, बेटा ऐसे क्वेश्चंस के लिए अब आपने अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लेनी है टैबुलेशन के ऊपर, कि जल्दी से टैबुलेशन करनी है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि 5 men इन अ कंपनी ऑफ 20 आर ग्रेजुएट्स। बेटा यहाँ पर आपने इंग्लिश की स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। कहते हैं कंपनी में टोटल 20 एम्प्लॉइज हैं, उनमें से 5 ग्रेजुएट्स, तो बाकी 15 कौन होंगे? अदर्स कर देते हैं, मतलब नॉन ग्रेजुएट्स कर लें या अदर्स कर लें, कुछ भी इस तरह से। तो हम लोग गए भाई, ये ग्रेजुएट्स, ये अदर्स और ये टोटल इसमें से 5, तो अदर्स क्या फाइंड करना है? कहते 2 men आर पिक्ड, ये लो 2 सिलेक्ट कर लिए और वो दोनों के दोनों, तो क्वेश्चन खत्म हो गया आपका यार। ये देखो 5C2, अब देखो मल्टीप्लाइड बाय 15C2, ना भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। और डिवाइड, अगर पूछता नंबर ऑफ वेज तो ये यही सोल्यूशन था 5C2, क्लियर। लेकिन प्रोबेबिलिटी पूछी तो 20C2, ये ऑप्शन एक आंसर आ गया हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई। अब आंसर खुद फाइंड कर लेना। अब कहते हैं एटलीस्ट 1 इज ग्रेजुएट, मतलब 2 पिक करो तो कम अज कम 1 ग्रेजुएट हो, या 1 से, मतलब हमने कहा कि यार 2 हैं तो दोनों के दोनों ग्रेजुएट्स रख लो, या कम अज कम 1, चलो 1 ग्रेजुएट और 1 नॉन ग्रेजुएट, अनग्रेजुएट नहीं, नॉन ग्रेजुएट, ओके, याद रख। अच्छा यहां पर ये, क्या मैं ये कह दूं 0 ग्रेजुएट हो? नहीं, उसने कहा था एटलीस्ट कम अज कम 1 पढ़ा लिखा बंदा जरूर होना चाहिए, ओके। तो दूसरा उसके साथ सपोर्ट के लिए आ जाए, तो ये अब क्या बनेगा? प्लस 5C1 मल्टीप्लाइड बाय 15C1 एंड डिवाइडेड बाय
20C2, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई है। कोई इशू? अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके आप लोगों ने चलना, जहां तक किसी को कोई मसला? अच्छा, अब इसी तरह से बेटा कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब सपोज मुझसे पूछा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, मैंने काउंटिंग स्टार्ट की, ये देखा कि मैंने एक साइड से काउंटिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उस साइड को दोबारा काउंट कर लिया कि 11 12 13 14। क्या मैंने ठीक काउंट किया? आप कहेंगे सर आप रिपीट कर रहे हैं, रेपिटेशन नहीं करनी काउंटिंग में, ऐसे ही है ना? तो बेटा यहां पर भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं पर सिलेक्शन को काउंट करते हुए कहीं रेपिटेशन ना कर दो, कि एक चीज एक मर्तबा काउंट कर चुके हो तो वो चीज अगर दूसरे इवेंट में भी आ रही है तो दोबारा ना काउंट कर लेना उसको। ये बात समझ आ गई? इस चीज को बेस बनाकर आपने मुझे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके देना है। 6 का A B एंड C, अपने पास इसका आंसर लिख लो, तो आपके ख्याल में क्या आता है, फिर मैं डिस्कस करता हूं इसको। शाबाश। अब यहां पे देखें फर्स्ट ऑप्शन कहते हैं, अच्छा बेटा सिलेक्शन दो तरह की भी हो सकती है, आप एक एक्सपेरिमेंट दो मरतबा भी रिपीट कर सकते हैं। आप जैसे डाइस है, डाइस को दो मरतबा भी रोल कर सकते हैं, कॉइन्स को 2 3 4 मरतबा भी आप फ्लिप कर सकते हैं। आप कार्ड्स में से जरूरी नहीं है एक ही कार्ड ड्रॉ, आप एक ही कार्ड ड्रॉ करो, लेकिन आपके पास ऑप्शन दो भी हो सकते हैं। डाइस के ऊपर आपने कहा एक ही मरतबा रोल किया, लेकिन जरूरी नहीं है आप सिर्फ छक्के की दुआ मांगो, ऐसा भी हो सकता है आप कहें कि यार 6 आ जाए या फिर 4 आ जाए, क्योंकि आपको पता है 6 आ गया तो गिटी निकाल लूंगा और दूसरी बारी भी मिल जाती है, 4 आ गया तो दूसरे की गिटी अंदर, तब भी दूसरी बारी मिल जानी है। तो आपके पास ऑप्शन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल इवेंट्स आपके पास आ सकते हैं। तो यहां पर वो आपसे कहता है कि भाई 52 कार्ड हैं, आपने कार्ड एक ही ड्रॉ करना है, अ कार्ड इज ड्रॉन एक ही, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कार्ड एस कार्ड हो या फिर किंग? देखो उसने एंड नहीं कहा, क्योंकि एंड तो पॉसिबल ही नहीं था कि एक ही कार्ड एस कार्ड भी हो और किंग कार्ड भी हो, ये पॉसिबल नहीं था। तो उसने और कहा कि या तो वो एस कार्ड हो या वो किंग कार्ड हो। अब देखो भाई एस कार्ड हमारे हमने देखनी होती है फेवर, टोटल आउटकम देखें कितनी आ गई 52। अब देखें इसकी टोटल फेवरेबल आउटकम हमारे लिए कितनी बनेगी। तो आपने ना इस इवेंट के लिए और से पहले वाले को अलग कर लो और के बाद वाले को अलग कर लो, आपने इनको दो इवेंट कंसीडर करने हैं। जैसे उसने सिर्फ आपसे ये पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स एन एस कार्ड, अगर सिर्फ इतना पूछता आप उसे क्या आंसर करते? 4/5। शाबाश, गुड। और की जगह पे हमेशा आपने एडिशन का साइन यूज करना है, ये बात याद रखना। अब और के बाद आ जाओ किंग कार्ड, आपके पास कितने किंग कार्ड होते हैं? 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दो 4/, क्या फिर चेक करो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, कि कोई ऐसा कार्ड जो मैंने एस में काउंट कर लिया और वो किंग में भी काउंट हो चुका हो? नहीं, तो फिर आपका ये आंसर बन गया 8/। और अगर इन केस ऐसा होता कि कुछ कॉमन कार्ड आ जाते तो उनकी प्रोबेबिलिटी में माइनस कर देता, कि जितने मैंने कॉमन को सिलेक्ट किया हुआ था वो मैं माइनस कर देता। जैसा कि अगर आप देखें एस कार्ड और डायमंड, अब देखिए आपने इसको सिंपल लेके चलना है। सबसे पहले आपने देखना है एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी और की जगह पे प्लस डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, आपने यहां पे टोटल लिखना है 13/52। लेकिन अब ये देखें कि बेटा डायमंड के पास भी तो एस होगा, आपने डायमंड के 13 में भी एस शामिल कर लिया और एस में भी डायमंड का एस शामिल कर लिया। एक कार्ड ऐसा नहीं है जो आप रिपीट कर रहे हैं, डबल काउंटिंग कर रहे हैं, तो -1/52। ये बात क्लियर हो गई? एंड द आंसर इज 16/52। अब इसी कॉन्सेप्ट के पेश नजर आप लोगों ने ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर अपने पास लिखना है, जल्दी करें। अब ये क्वेश्चन, किंग, एक पैकेट में हमारे पास कितने किंग मौजूद होते हैं?
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 4 बाय, और की जगह पे क्या आ जाएगा, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 52 में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 26 बाय, ये जो 4 कार्ड्स हैं किंग के, इनमें से 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं, वो 2 ब्लैक हमने इन 26 में भी तो शामिल कर लिए हैं, तो अब जब माइनस करेंगे तो 2 बाय 52, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 28 बाय। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को समझ आ चुकी है, क्लियर। यही कॉन्सेप्ट आपने आगे लेके चलना है और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 7, बेटा जब इस किस्म का क्वेश्चन आपके पास आता है ना कि आपको एक स्पेसिफिक रेंज गिवन हो नंबर्स की, और फिर आपसे कहा जाए मल्टीपल्स या डिविजिबल, कुछ भी आपसे कहते, जैसे यहां पर थे हमारे पास कितनी रेंज गिवन है, जस्ट फर्स्ट 50 नंबर्स, और हमसे कहा गया कि आपने ऐसी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो नंबर्स हो वो डिविजिबल हो 9 और 13। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं जरा कंप्लीट फॉर्म में आपको समझा देता हूँ। ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब हम अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। भाई 9 के डिविजिबल इस रेंज में मेरे पास कौन कौन से होंगे, 9, हाँ जी, उसके बाद 18, हाँ जी, 27, 36, 45। अच्छा मैं इसको ना इवेंट ए कह देता हूं कि इवेंट ए की ये आउटकम्स हैं। अब देखो ये मेरा सैंपल स्पेस है, एन ऑफ एस कितना है 50, उनमें से कितने ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 9 है 5, तो 5 के डिविजिबल की प्रोबेबिलिटी लिखना चाहूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी 5 बाय, और की जगह पर, ये बात क्लियर हो गई, फिर आ जाए 13 पर, तो इस 13 वाले को मैं इवेंट बी कह देता हूं, हाँ जी, 13, 26, 39 एंड द आंसर इज। अच्छा अब देखें दोनों आउटकम्स में क्या कोई ऐसी कॉमन आउटकम है, नहीं कोई ऐसी कॉमन आउटकम नहीं है, तो कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास आंसर बन गया। तो देखो भाई नेक्स्ट टाइम आपको ये सेट बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपसे ये कह दूं कि जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दिया है, और से पहले वाला इवेंट ए और के बाद वाला इवेंट बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मेरे पास आंसर आ गए। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। अच्छा यही चीज जब मैंने बाद में डिटरमिन करनी होगी तो मैं ऐसा नहीं करूंगा 9, 18, 27, 36, 45, 54, तो देखा आउट ऑफ रेंज हो गया तो 45 पे रुक गया, ऐसा नहीं करूंगा। अब मैंने क्या करना है, मैं रेंज का मैक्सिमम वैल्यू उठाऊंगा डिवाइडेड किसके डिविजिबल 9 इज इक्वल टू, तो डेसिमल से पहले वाले डिविजिबल बाय 9 है 5, क्लियर, तो 5 बाय 50, और इसी तरह से 13 के लिए देखने हैं तो 13, तो ये वैल्यू मिल गई 3 पॉइंट के बाद, चाहे 9 ही क्यों ना हो इग्नोर कर देना, 4 ना करना उसको, तो 3, तो 3 बाय 50, कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं। ऑलराइट, अब चलते हैं बी ऑप्शन पे 6 और 8। अब जरा इसको देखते हैं। अच्छा इसके लिए भी पहले ना मैं एक किस्म का सेट बना लेता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके शॉर्टकट में। जैसे 6 के लिए क्या आ जाएगा 30, 36, 42, 48। ऑल राइट, अच्छा 8 के लिए देखें 8, 16, 24, 32, 40। क्या ये बातें सब बच्चों को क्लियर हैं? यस सर। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 8 बाय, बेटा जब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हो भूल जाओ इवेंट बी कोई है या नहीं है, और जब इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी लिखो भूल जाओ कोई इवेंट ए है या नहीं है। तो अब और की जगह पे, और 8 के लिए
ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. अच्छा, इस बात का पता हमें यूं भी चल सकता था कि 50 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 8.3, मतलब पॉइंट को छोड़ दो ना, 8/50। इसी तरह से 50 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 6.25, तो मतलब 6/5। मैंने जाके लिख दिया, इतना कर लोगे। अब बात आती है कॉमन नंबर्स की। अगर मैंने ये सेट बनाए हुए हों तो कॉमन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। कैसे? अब यहां पे देखें, मुझे पता चला कि भाई ये 24, ये कॉमन आ गया। मुझे पता चला यहां से ये भी कॉमन आ गया। तो दो ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन हैं, और मैंने इनको 6 के डिविजिबल के तौर पे भी काउंट कर लिया और 8 के डिविजिबल के तौर पे भी काउंट कर लिया। ऐसे ही है ना? तो डबल काउंटिंग नहीं हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर माइनस कर देंगे हम लोग 2 बाय, एंड द आंसर इज, ये बात क्लियर हो गई। ये कॉमन का पता तो हमें यहां से चला सेट बनाकर, लेकिन जब हम लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग सेट तो नहीं बनाएंगे, तो हमें कॉमन का पता कैसे चलेगा? भाई सिंपल सी बात, दोनों को इसे कहा जाता है एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 6 और 8 का एलसीएम लो तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 24। तो 24 इसका पहला मल्टीपल है जो कॉमन है। आगे 24 का टेबल सारे कॉमन है। 24 के बाद, उसके बाद जो आउट ऑफ रेंज है तो सिर्फ 2 नंबर विद इन रेंज आ रही हैं, तो 2 कॉमन नंबर हैं। अच्छा, अब इसका पता हमें वैसे क्या, एलसीएम 24 है, इसका पता मुझे कैसे चला? क्वेश्चन तो ये है ना कि जैसे हम में से बहुत से मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें नहीं पता होता एलसीएम क्या है। अब क्या करना है, आप ना इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 13 into 9 इज इक्वल टू 107, 117। ऑल राइट, इवन है या ऑड है? ऑड नंबर है। अगर प्रोडक्ट ऑड है तो यही एलसीएम। पहला कॉमन नंबर इन दोनों का 117 है, उसके बाद 117 के मल्टीपल सारे कॉमन है। ऑल राइट, 117 आउट ऑफ रेंज नहीं है। तो क्या 50 तक कोई कॉमन है? इसलिए नहीं लिखा था। क्लियर हो गई ये बात? अब अगर नेक्स्ट अगर आप लोग बात करें 6 और 8 के हवाले से, तो 6 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आया? 48। ऑड है या इवन है? तो जरूरी नहीं कि यही एलसीएम है। ऑड है तो वही एलसीएम है, इवन है तो कॉमन मल्टीपल है, लेकिन जरूरी नहीं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मैंने एलसीएम फाइंड करना होता है। ओके, अब क्या करेंगे, इवन नंबर्स के लिए ना थोड़ी सी चेकिंग की जाती है। क्या आप उसको हाफ करो, उस प्रोडक्ट का, तो इसका प्रोडक्ट का हाफ करूं तो आंसर क्या आ रहे हैं? अब अगर 24 से पूछो तो कहता है भाई 8 पे भी डिविजिबल हूं और 6 पे भी, तो मुझे पता चल गया यार 48 नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि 24 दोनों का डिविजिबल निकला है, अब 24 फिर से मेरे पास इवन नंबर है, तो जरूरी नहीं कि ये मल्टीपल तो है और ये लीस्ट हो। फिर 24 का हाफ करो, इसका जब हाफ किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? जब 12 से पूछा उसने कहा 6 का तो डिविजिबल हूं लेकिन 8 का नहीं, तो मल्टीपल है लेकिन 6 का, तो कॉमन मल्टीपल तो नहीं हुआ ना। तो इसको कैंसिल करो और ये आपका एलसीएम। क्लियर? अब कितने कॉमन है? सेम वही, रेंज डिवाइडेड बाय एलसीएम। तो भाई 2 नंबर हैं जो कॉमन है, तो -2/50। ऑल राइट, सब बच्चों को समझ आ गई? अब चाहे रेंज 5000 तक ही क्यों ना हो, आप इजीली आंसर फाइंड करके दे सकते हैं। ओके, सपोज मैं करता हूं, सपोज कि भाई ये 500 है रेंज, और मैंने क्वेश्चन फाइंड करना है इन दोनों का आंसर। भाई मेरे लिए अब बहुत इजी है। देखो मैं किस तरह से वर्किंग करूंगा, इसकी वर्किंग को ये देखो, ये जरा चेक करो, बल्कि आप एक मरतबा जरा खुद से ट्राई करें 500 की रेंज के साथ ये दोनों क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दें।
शाबाश, जल्दी करें, शाबाश। अब ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल सा था। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन अगर सॉल्व करना हो, 500 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 55। आपने यहाँ पे लिख दिया 55 डिवाइडेड बाय 500 प्लस, और अब 13 इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाय, अब भाई एलसीएम कॉमन है या नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 117, तो डिवाइडेड बाय 117 इज इक्वल टू 4 कॉमन नंबर आएंगे, ओके, -4 by 500 एंड आंसर इज by 500। और सिंपलीफाई फिर कर लेना, बात क्लियर। अब अगर बात करें 6 और 8 की, तो फिर 500 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 83 बाय 500 प्लस, बात करें अगर हम लोग 8 की, 62 बाय माइनस, अब 8 6 8 48, लेकिन 48 के लिए 24 इसका एलसीएम बनेगा। तो अब आपको पता चल गया 24 कैसा बनता है। तो इसको 500 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, तो कॉमन कितने आ रहे हैं 20 बाय 500 इज इक्वल टू 1 to 5 500। All right? Yes, sir. Any issue? Good. Question number 8 solve करके दें। अब बेटा, अब यहाँ पर अब बात कर रहे हैं हम लोग, देखें हम लोगों ने कार्ड्स के बारे में बात कर ली, दो इवेंट्स को देखकर, फिर हम लोग आए नंबर्स की फॉर्म में, हमने वहां पर बात कर ली डिविजिबल एंड मल्टीपल। अब रह गए थे हमारे पास डाइसिस। अब डाइसिस की बात करते हैं, तो कहते हैं 2 डाइसिस हैं, जैसे उसने कहा ना 2 डाइसिस आर थ्रोन, तो हमें पता चल गया डिवाइडेड बाय 36, और की जगह पर आ जाएगा सम 7 आने की आउटकम। तो ये तो मैं आपको कल ही बता के गया था भाई, 7 आ जाए तो 6 आउटकम, 7 से कम हो तो 15, 7 से ज्यादा हो तो भी 15, तो 7 के लिए 6 आउटकम्स, तो 6 बाय 36 प्लस सम 11 आने के लिए बेटा सिर्फ 2 आउटकम्स हैं, ओके, 6 and 5, 5 and 6। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 2 बाय, अब मुझे बताओ 7 के सम वाली आउटकम्स और 11 के सम वाली आउटकम में कुछ कॉमन है नहीं, कुछ भी, दोनों डिफरेंट हैं। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 8 by 36। नेक्स्ट देखें, कहते हैं सम 8, तो बेटा मैंने आपको याद होगा मैंने कहा था सम 7 तक 6 आउटकम, उसके बाद आउटकम्स कम होती जाती हैं, सम बढ़ता जाता है। तो सम 8 के लिए कितनी आउटकम आ जाएंगी 5। तो इस सम 8 के लिए क्या लिखेंगे 5 बाय प्लस डबलेट, कितने डबलेट होते हैं हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबलेट है, तो इसे 6 बाय, तो अब देखें क्या कुछ कॉमन आया है, तो मुझे याद आया 4 4 डबलेट में भी है और सम 8 भी बन रहा है 4 4, तो माइनस कर दें एक आउटकम 1 by 36, तो आंसर है 10 by 36। ऑल राइट, एनी इशू? गुड, शाबाश। चलें अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 टेबुलेशन, सबसे पहले इसकी टेबुलेशन मुझे बना कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 की क्वेश्चन गौर से पढ़ें और टेबुलेशन की तरफ आए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा बेहतरीन सा डाटा,
अब सिंपल वे में आपसे कहता है कि भाई टोटल आपके पास जो ग्रुप है ना वो 20 अडल्ट हैं, कहते हैं 4 out of 7 women and 2 out of 13 men wear glasses. ओके तो भाई मुझे पता चल गया 7 में से अगर 4 खवातीन ने ग्लासेस लगाई हुई हैं तो मतलब 3 ने ग्लासेस नहीं लगाई हुई, 13 में से 2 मर्द हजरात ने ग्लासेस लगाई हुई हैं तो मतलब 11 में 11 ने नहीं लगाई हुई, टोटल कितने हैं 20 हैं। कहते हैं what is the probability that a person chosen at random is a woman or someone who wear glasses। तो बेटा इसकी जो टेबुलेशन बननी है ना वो हमारे पास जो डाटा मौजूद है उसकी 2 क्लासिफिकेशंस हैं, एक women and men, दूसरी विद ग्लासेस विदाउट ग्लासेस। तो ऐसी टेबुलेशन के लिए आप लोगों ने इसकी इस तरह से क्या आप ये क्लासिफिकेशन मेन वुमेन टोटल विद ग्लासेस, देखो टेबुलेशन होती है अपने लिए, आपको जो वर्डिंग समझ आ रही है वैसे लिखें, विदाउट ग्लासेस एंड टोटल। अब आपके पास टोटल कितने हैं अडल्ट्स, वो यहाँ पे लिखें, टोटल 20 हैं, मर्द हैं चाहे खवातीन हैं, मेन है चाहे वुमेन है, विद ग्लासेस हैं या विदाउट ग्लासेस हैं, इन टोटल 20 हैं। तो टोटल के कॉलम और रो में 20। अब आपने इनको डिवाइड किया, कहता है इन टोटल 7 वुमेन हैं, आपने वुमेन्स के टोटल में 7 लिखना, इनमें से 4 ऐसी हैं जो विद ग्लासेस हैं, तो विद ग्लासेस के सामने 4। अब अगर ये 13 वाली बात ना अभी बताता तो यहां से पता चल जाता था कि 20 में से अगर 7 वुमेन हैं तो मेन कितने हैं 13 में से कितने विद ग्लासेस हैं, तो बेटा बाकी सारी वैल्यूज बैलेंसिंग वैल्यूज हैं। जैसे भाई टोटल विद ग्लासेस कितने आ गए 20 में से 6 विद ग्लासेस हैं तो विदाउट ग्लासेस, 7 में से 4 विद ग्लासेस हैं तो विदाउट ग्लासेस, 13 में से 2 विद ग्लासेस हैं तो विदाउट ग्लासेस, और 11 + 3 वो पहले से लिखा हुआ था। ये बात क्लियर? तो मैंने आपसे पहले कहा था टेबुलेशन के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। अब क्वेश्चन सॉल्व है। अब और से पहले देखो क्या कह रहे हैं, इज अ वुमन, तो आपके पास टोटल कितने हैं 20, टोटल एडल्ट्स कितने हैं, उनमें से वुमेन्स कितनी हैं, तो 7/20। और की जगह पर अब आ जाए वियरिंग ग्लासेस, तो विद ग्लासेस वाले टोटल कितने हैं 6/20, राइट। अब देखो कॉमन है या नहीं है, टेबुलेशन बताएगा। ये 7 काउंट करने में ये 4 काउंट कर लिया, ये 6 काउंट करने में 4 काउंट कर लिया, तो 4 कॉमन नहीं है, तो -4 इज इक्वल टू, ये इसका आंसर है। ऑलराइट, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अब आप सब बच्चों को क्लियर हो चुका है। क्लियर है सब बच्चों को? शाबाश। इसी तरह से बेटा ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।